Hello everyone, welcome back to my channel. As social stigma and misconception, we believe that men cannot be subjected to the domestic violence, rape, harassment, especially from women, which lead to men as a silent victim. So today we will talk about law related to the men victim. Under Article 14, right to equality दिया गया है. But in practical sense में देखा जाए तो issue related to the men are not given enough recognition as compared to the women related issue. अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो मेन लोग के लिए स्पेसिफाइड कोई भी सेक्शंस या लॉ नहीं दिया गया है. बट हाउ एवर देयर आर सम सेक्शन जिसको मेन लोग यूज़ कर सकता है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस हैरासमेंट स्पेशली अगर मेन पे रेप हुआ तो बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वुमेन टू रेप ए मैन because they are smaller and weaker. Also, males' erectile response is volunteer. But in recent days, we have been witnessing many cases has been came forward of raping a man. ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन में मेल एंड रेप केस के लिए सिर्फ यूज़ कर सकता है, ये फीमेल एंड अदर ऑफेंसेस में भी एप्लीकेबल होगा. But since we are talking about laws for men victim, I will refer section as section for men, so confused नहीं होना. So without wasting much time, let's see which section can men use. तो सबसे पहला है मैन एज ए रेप विक्टिम. अगर लड़का पे रेप होता है तो इन प्रैक्टिकल सेंस देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोसिक्यूटिंग ए वुमेन फॉर रेपिंग ए मैन. However, there are some sections where a rape victim can file case, and these sections are Section 377, Section 323 and Section 326 of IPC. तो सबसे पहला है सेक्शन 377 जो कि बात करता है अननेचुरल सेक्स का. एंड वी ऑल नो दैट सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है ऑन सितंबर 6, 2018, राइट. बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला गया है कि सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन भी क्यों ना कर दिया गया हो अगर सेक्स रिलेटेड टू द माइनर एंड मेन सेक्सुअल वायलेंस, अगर मेन पे सेक्सुअल वायलेंस होता है और अगर मेन जो एज अ विक्टिम अगर अपना आप को प्रेजेंट करता है बोलने से अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 377 एक्टिव हो जाएगा. जिस तरह से ये पहले स्ट्राइक डाउन नहीं करने से पहले ये सेक्शन था उसी तरह से ये सेक्शन 377 के अंदर में एक लड़का जिसके ऊपर में रेप होता है वो अंडर दिस सेक्शन में केस फाइल कर सकता. एंड सेकेंड पे है सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट. मतलब कि अपना मर्जी से विदाउट बीइंग फोर्स और इन्फ्लुएंस हर्ट करना किसी भी पर्सन को. तो यहाँ पे एक जो मेल विक्टिम जो रेप विक्टिम है वो भी यहाँ पे अपना केस फाइल कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ वुमेन रेप मैन और मैन रेप मैन. यहाँ पे पनिशमेंट 1 year विथ फाइन विच कैन एक्सटेंड और विथ फाइन जो कि 1000 रुपीज़ होगा. एंड सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी जो कि बात करता है वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवेंस हर्ट बाय ए डेंजरस वेपन और मीन्स. मतलब कि अपना वे से किसी भी पर्सन को ग्रीवेंस हर्ट करना विथ वेपन. ग्रीवेंस हर्ट का मतलब होता है सीरियस नेचर ऑफ हर्ट. सो ए मैन विक्टिम ऑफ रेप कैन फाइल ए केस अंडर दिस सेक्शन. यहाँ पे 10 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा विच कैन बी एक्सटेंडेड और विथ फाइन का पनिशमेंट मिल सकता है. सो दिस आर सम सेक्शन जिसको मेल जो रेप विक्टिम है वो यूज़ कर सकता है. एंड आई नो बहुत लोग सोच रहा होगा इतना ही बोलकर एंड आई थिंक that thought is valid too, but I can say our society is changing and with changing many NGOs and social activists लोग आवाज़ उठा रहा है मेन के राइट्स एंड लॉस को लेकर. एंड एवेंचुअली इन फ्यूचर हम लोग को बहुत सारा हम लोग का जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा. तो फिलहाल के लिए तो ये 3 सेक्शन है जिसको एक मेल विक्टिम जो रेप विक्टिम है वो यूज़ कर सकता है. एंड दूसरा है फॉल्स एलिगेशन ऑन हस्बैंड वाइफ. जब हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ का फाइट रिलेटेड टू द डाउरी, क्रुएलिटी, डिवोर्स, हैरासमेंट और एनीथिंग का बात करता है एक वाइफ हमेशा सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी को यूज़ करता है. सेक्शन 498A जो ये बोलता है अगर हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव
वाइफ के ऊपर क्रुएलिटी या हैरेसमेंट या जो भी चीज़ विच कंसिडर एज ए क्राइम करता है, then they shall be subjected to the imprisonment for 3 years with fine. Section 498 is made to protect women from husband and his relatives trouble, right? But however in first few years हम लोग देख रहे हैं वुमेन लोग ये सेक्शन को काफ़ी मिसयूज कर रहा है, एंड आवर कोर्ट रियलाइज दिस, एंड इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कुछ रिसेंट गाइडलाइन एंड जजमेंट दिया है टू प्रोटेक्ट हस्बैंड एंड हिज फैमिली फ्रॉम फॉल्स एलिगेशंस अंडर सेक्शन 498A of IPC, and this guideline and judgment are very important to know because आपका एडवोकेट बाय रिफरिंग दिस कैन मेक योर केस विन इफ़ यू आर इनोसेंट। यह हम दो काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट विथ पावरफुल जजमेंट वाइफ का एक राइट जो कि है राइट टू अपॉइंट एनी एडवोकेट बाय हर चॉइस को छीन लिया है अंडर सेक्शन 498A। मतलब कि प्राइवेट एडवोकेट हायर नहीं कर सकते बाय वाइफ विथ वन कंडीशन। अगर वो कंडीशन के अंदर में हस्बैंड का सिचुएशन है तो तभी ये जो जजमेंट है उसका इस्तेमाल वो कर सकता है, और उसका कंडीशन ये है कि FIR पुलिस स्टेशन पे ही फाइल हुआ तो ही वाइफ जो अपना प्राइवेट एडवोकेट हायर नहीं कर सकेगा, एंड शी विल गेट गवर्नमेंट एडवोकेट जो कि उसकी साइड से केस को हैंडल करेगा, बट हर प्राइवेट एडवोकेट कैन असिस्ट द गवर्नमेंट एडवोकेट। एंड ये जजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहा है। लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि ये किस तरह से एक जो हस्बैंड है उसको एडवांटेज देता है और जो वाइफ है उसको किस तरह से डिसएडवांटेज देता है। सो इन सिंपल टर्म ये जो जजमेंट है उसमें ये बोला गया है कि जो भी ये जो सेक्शन के अंदर में केस फाइल होगा उसमें जो वाइफ होगा उसको प्राइवेट एडवोकेट जो उसका चॉइस का एडवोकेट जो वो हायर करने का जो उसका राइट है उसको वो राइट को नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट उसको एक गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो उसका प्राइवेट एडवोकेट अगर वो अपॉइंट करता है बोलने से जो उसका गवर्नमेंट एडवोकेट है उसके अंदर में वो असिस्ट कर सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ Allahabad. So Allahabad High Court directed to constitute a family welfare committee to look into the section 498A of IPC complaints. Under this डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नो अरेस्ट और पुलिस एक्शन टू नेम द नेम एक्यूज पर्सन शेल बी मेड आफ्टर लॉजिंग ऑफ FIR और कंप्लेंट्स विदाउट कंक्लूडिंग द कूलिंग पीरियड विच इज 2 months फ्रॉम द लॉजिंग ऑफ FIR और द कंप्लेंट। मतलब इन सिंपल वर्ड एक्यूज अंडर दिस सेक्शन को अरेस्ट नहीं कर सकता है जब तक उसका कूलिंग पीरियड ख़त्म ना हो। कूलिंग पीरियड जो 2 month का दिया गया है, जब वो एक्यूज पे FIR हुआ उसी दिन से लेकर जो 2 month का पीरियड होगा उसको कूलिंग पीरियड बोला गया है। एंड जो ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड जो मैटर होगा वो फैमिली वेलफेयर कमेटी को रिफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद फैमिली वेलफेयर कमेटी अपना तरीका से केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। आफ्टर दैट वो अपना जो रिपोर्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में वो सबमिट करेगा। एंड अगर यहाँ पे जो हस्बैंड है वो गिल्टी हुआ उनसे नो डाउट यहाँ पे ट्रायल शुरू होगा। बट अगर वो जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है वो जो अपना रिपोर्ट में हस्बैंड का तरफ से कुछ भी गिल्टी फाउंड नहीं हुआ बोल के अगर वो अपना मजिस्ट्रेट के ऊपर में जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसमें वो ऐसा स्टेटमेंट देता है बोलने से अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, और अगर मजिस्ट्रेट को भी ये चीज़ वैलिड लगता है बोलने से उसका जो केस होगा 498 IPC के अंदर में जो केस लगा है उसको वो जो कोर्ट में नहीं ले जाके वहाँ में भी डायरेक्ट सेटल डाउन कर सकता है। तो ये जो गाइडलाइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ये बोला गया कि 498 IPC में अगर कोई भी वाइफ अपना हस्बैंड को लेकर केस फाइल करता है बोलने से 2 महीना तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। सिंस आई टोल्ड यू कि ये 2 महीना जो कूलिंग पीरियड होगा यहाँ पे जो भी केसेस होगा वो जो डायरेक्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास में ही जाएगा। तो टिल डेट वो जो हस्बैंड है चाहे वो गिल्टी हो भी या नहीं भी हो वो जो हस्बैंड है उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ में जो 2 month में जो कूलिंग पीरियड बताया गया है उसमें किसी भी जो हस्बैंड पे अगर 498 सबसेक्शन A में अगर कंप्लेंट फाइल होता है बोलने से उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है।
बट अगर वाइफ के ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर और ऐसा क्राइम जिसका पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज़्यादा तक होगा, ज़्यादा तक का कंप्लेन होगा, उस पर ये गाइडलाइन जो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे जो नो अरेस्ट बिफोर 2 मंथ को काफ़ी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन बोला गया है, बिकॉज अंडर सेक्शन 498 ये जो 498 के अंदर में जो कंप्लेन होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। मतलब कि किसी को भी विदाउट वारंट डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं एज सुन एज अगर एफआईआर फाइल हो गया बोलने से। एंड साथ ही साथ ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, यहाँ पे बेल मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स एलिगेशंस होने से हस्बैंड और उसका जो रिलेटिव्स होगा उसको डायरेक्टली अरेस्ट किया जाता था। जो गाइडलाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अभी इसकी गाइडलाइन के अंदर में 2 महीना तक वो पुलिस का हाथ कुछ भी नहीं होगा। जो भी कंप्लेंट फाइल करने का साथ में वो फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंदर में चला जाएगा वो केस जो, और उसके जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। एंड यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दूसरा स्टेट का कोर्ट का जजमेंट है तो हमारे यहाँ में स्टेट में क्या काम आएगा बोलकर। बिकॉज जो भी कोर्ट से जजमेंट या गाइडलाइन आता है वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये गाइडलाइन को जो जहाँ पे नो अरेस्ट बोला गया है उसको आपका एडवोकेट रिफ़र करके अरेस्ट होने से आपको बचा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने जो फॉल्स कंप्लेन आता है उससे बचने के लिए गाइडलाइन निकाला है। लास्ट पे है प्रॉमिस ऑफ मैरिज मेड इन गुड फेथ बट सब्सिक्वेंटली नॉट फुलफिल्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व व्हाइल क्वाइजिंग ए रेप केस। मतलब कि लड़की अगर विलिंगली लड़का के साथ में रिलेशनशिप में रहता है पर अगर उसका रिलेशनशिप टूट जाता है तो यहाँ पे लड़की ये नहीं बोल सकता है कि वो लड़का ने मेरे साथ में रेप किया ऑन द ग्राउंड दैट लड़का शादी करेगा बोलकर मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में था बोलकर। तो ये जजमेंट जो क्यों इम्पोर्टेंट है बोलने से, बिकॉज हम लोग बहुत सारे केसेस में देखा है कि लड़का ये बोला जाता है कि लड़का जो प्रॉमिस करता है कि लड़की के साथ में वो शादी करेगा बोलकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, एंड लेटर ऑन लड़का प्रॉमिस को तोड़ देता है तो लड़की रेप केस डाल देता है। तो ये केस जो ये जजमेंट में ये बोला गया है कि अगर लड़की विलिंगली, एंड साथ ही साथ समझने का बात यहाँ पे ये है कि जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में था, लड़का उसके साथ में जो इंटेंशन था उसका प्योर था, उसके साथ में वो शादी करना चाहता था, बट लेटर और उसका ड्यू टू दी एनी सर्कमस्टेंसेस और एनी रीज़न लड़की के साथ में वो शादी नहीं करना चाहता है बोलने से यहाँ पे जो प्रॉमिस दिया गया है शादी करने को लेकर, और उसके साथ में ही जो प्रॉमिस के साथ में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको एज ए ग्राउंड ऑफ रेप में नहीं माना जाएगा बोलकर। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि लड़का अगर जानबूझ के लड़की के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसको फॉल्स प्रॉमिस देता है बोलने से उसको तो रेप में ही माना जाएगा। बट अगर उसका इंटेंशन जो फर्स्ट में प्योर था, उसके साथ में ही शादी करना चाहता था, बट ड्यू टू दी एनी सर्कमस्टेंसेस और एनी रीज़न उसको शादी कंटिन्यू नहीं करना है या उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है बोलने से यहाँ पे लड़की रेप केस नहीं डाल सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ में। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड सेक्शन को देखना चाहता है बोलने से मेरे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को दे दिया है, आप वहाँ में जाके एक बार देख सकता है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा बोलने से प्लीज़ इसको लाइक कर देना, एंड कुछ काम का चीज़ लगा बोलने से इसको प्लीज़ शेयर कर देना, एंड साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।